हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए हम जो है वो करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो चलाई हुई है। तो आज का जो गाइस टॉपिक है वो होगा आपका गवर्नमेंट स्कीम्स, यानी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हमारी चली हुई हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हमने इसमें 1 जन से लेके आपका और ये लास्ट जून तक जो है इसमें हमने सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी भी आपकी न्यूज़ में रही हैं, माने जितनी भी आपकी खबरों में रही हैं, वो गवर्नमेंट स्कीम्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। सो गाइस, गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो ऐसा नहीं है कि वो इस बीच में, यानी ये जो मैंने टाइम बताया है कि 1 जन से लेके लास्ट जून तक जो लॉन्च हुई हैं वहीं हम कराएंगे। देखिए होता है क्या है कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं कुछ नई लॉन्च होती हैं, कुछ पुरानी जो हमारी स्कीम्स होती हैं उनमें कुछ चेंजेज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो न्यूज़ में बन जाती है। न्यूज़ में बन जाती है तो वो आपके एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनाती है कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशंस में। तो वो सारी स्कीम्स जो हैं हम इस लेक्चर्स में जो है वो कवर करने वाले हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका टेक्सटाइल से रिलेटेड ये न्यूज़ है। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप जानते हैं जो कपड़ा उद्योग है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि जो हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं जिनका नाम है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह क्या है, वो कपड़ा मंत्री हैं अगर शुद्ध हिंदी भाषा में कहें। तो ये जो कपड़ा मंत्री हैं इन्होंने क्या है कि एक स्कीम लॉन्च की है। इसका नाम रखा है टैक्स RAMPS, यानी R से रिसर्च, A से असेसमेंट, M से मॉनिटरिंग, P से प्लानिंग एंड प्लानिंग स्कीम इसको कहा गया है। ये करेगी क्या, इसमें जो है बढ़ावा दिया गया है एक टाइप से जो है वो टेक्सटाइल में रिसर्च के लिए। ठीक है, तो रिसर्च क्यों की गई है, ताकि हम जो अपनी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें अच्छी क्वालिटी के जो अपने कपड़े हैं उनको बना सके, ताकि हम क्या कर सकें कि हमारे जो कपड़े हैं वो जो है ग्लोबल लेवल पर जो है अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो सके। तो इसमें जो है इन्होंने नाम दिया है रिसर्च से इनोवेशन भारत इन ग्लोबल रेस, यानी रिसर्च से इनोवेशन होगी और भारत जो है वो ग्लोबल रेस में आएगा। अब ये ऐसे हवा में कहने से होता नहीं है, इसके लिए मंत्री जी ने जो है वो बजट अलॉट किया है। ठीक है, कि भाई हम आपको जो है वो बजट दे रहे हैं अलग से, और आप जो है लोग इसमें क्या कीजिए कि इसमें कहीं ना कहीं जो है वो आप रिसर्च कीजिए। तो इसमें जो है रेट की अगर हम बात करें तो टोटल जो है 305 करोड़ रुपए आउटले किए गए हैं आपके, और इसका टाइम पीरियड रखा गया है 2025 से 2021 तक ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि पैसा जो है वो वर्ष 2025 से लेकर 2031 तक खाली जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनोवेशन पर खर्च किया जाएगा। ऐसे आपको समझना है, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। अब बात करें कि फंडिंग कहाँ से होगी इसकी, ये पैसा देगा कौन, तो पैसा जो है वो मंत्री जी देंगे। अब मंत्री जी कहाँ से देंगे, अपनी जेब से नहीं देंगे, पूरा का पूरा जो फुली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, यानी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उससे पूरा का पूरा पैसा दिया जाएगा। पैसा दे सकते हैं क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास पैसा टैक्स के रूप में जो है वो आता है कपड़ा उद्योग में। ठीक है, तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो हमें करना क्या है एक्चुअली, इसमें हमें इसलिए करना है ये क्योंकि हमें जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है वो अगर हम देखें वो ग्लोबल लेवल पर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अब उसको बीट करने के लिए अगर हम कंपटीशन में हैं तो बीट करना पड़ेगा, तो बीट करने के लिए हमें चाहिए रिसर्च एंड इनोवेशंस की आवश्यकता है। तो उसके लिए जो है मंत्री जी जो हैं ये अपने गिरिराज सिंह, इन्होंने क्या किया है कि अगर हमें बीट करना है तो हमें स्ट्रोंगर सेक्टर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बीट करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें रिसर्च, डेटा, इनोवेशन, कैपेसिटी डेवलपमेंट सारी चीज़ों पर जो है वो ध्यान देना होगा। तो ये न्यूज़ आपकी रिलेटेड है, पूछी जा सकती है आपके एग्जामिनेशन में। ये है आपकी टैक्स RAMPS, ये ध्यान रखना है। दूसरी पहल आती है। पहल आप जानते ही हैं, पहल पुरानी, बहुत पुरानी स्कीम है। अब न्यूज़ में क्यों है कि न्यूज़ में कुछ ना कुछ आता ही रहता है। न्यूज़ में इसलिए एक्चुअली पहल क्या है, इसको DBT डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र स्कीम कहते हैं, और ये आपकी 2015 में जो है लॉन्च की गई थी। DBT जो स्कीम है, पहल DBT के नाम से जाना जाता है। इसके थ्रू क्या होता है कि जो भी हमारे सब्सिडी लेने वाले होते हैं, जो भी सब्सिडाइजर्स होते हैं एक तरीके से, वो सब्सिडी देते हैं, तो सब्सिडी जो है वो डायरेक्ट जो है वो क्या की जाती है, वो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो इसमें बातें आ रही हैं गैस को लेकर, सिलेंडर को लेकर। आप जानते ही हैं कि जो गैसेस का जो है क्राइसिस चल ही रहा है देश में। तो इसमें जो है गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो सिलेंडर की जो सब्सिडी है वो एक्चुअल में जो इसका एक तरीके से जिसका राइट है सब्सिडी लेने का केवल उसी को दिया जाए, यानी लाभार्थी जो है, ठीक है, जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ नहीं मिल रहा है। हो क्या रहा है कि सिलेंडर्स जो हैं वो एक तरीके से जो आपके फेक कंज्यूमर हैं या कमर्शलाइज कंज्यूमर्स हैं, जो कमर्शियल सिलेंडर यूज़ करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो क्या कर लेते हैं,
सिलेंडर्स को जो है कहीं ना कहीं से ले ही लेते हैं, तो उसके लिए जो है स्कीम्स में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। पहले क्या था कि पहले स्कीम जो है वो एक बार में लाभार्थी को आइडेंटिफाई किया जाता था, आइडेंटिफाई करके हर बार पैसा उसको पूरा ही पे करना होता था, लेकिन उसके अकाउंट में जो है पैसा वो ट्रांसफ़र हो जाता था। पैसा ट्रांसफ़र होने वाली इस स्कीम्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बोला जाता है। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है वो ये चीज़ें बहुत हद तक अगर देखा जाए डीबीटी ने इसको ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट, इंक्लूसिव और टारगेटेड सब्सिडी बनाया है। ठीक है, लेकिन बात है कि मिसयूज को जो है कम नहीं कर पा रहे थे, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि अब इस स्कीम में जो है वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को इंक्लूड कर दिया गया। अगर कोई भी लाभार्थी जाएगा उसको जो है ना, जो भी एजेंसी होगी जहाँ से जो है गैस का जो सिलेंडर है, जो गैस उपभोक्ता है लेने जाता है, तो कंज्यूमर को वहाँ पे अपने आप को एक तरीके से ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा थ्रू बायोमेट्रिक प्रोसेस। ओके, तो ये चीज़ें इसमें जो है वो की गई हैं। क्यों की गई हैं? ताकि जो है जो इन एलिजिबल और डुप्लीकेट कंज्यूमर्स हैं, फेक कंज्यूमर्स हैं, उनको एक तरीके से रिमूव किया जा सके। ये इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिया गया है, तो ये भी न्यूज़ बन सकती है। तो पहल ध्यान रखें, 2015 में जो है इस स्कीम्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू जो है इसको किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की अगर हम बात करें तो ये पुरानी योजना है, पुरानी स्कीम है। अटल पेंशन योजना जो है इसकी शुरुआत जो है वो 9th ऑफ मई 2015 को जो है ये लॉन्च की गई थी। तो इसको लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में क्या है कि सोशल इनइक्वालिटी जो है और साथ ही इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है बहुत हाई क्लास भी मिलेगी और बहुत लोअर क्लास भी मिलेगी। तो होता क्या है कि 90% जो पॉपुलेशन है देश की, या 19% जो लेबर वर्क है, ऐसे समझे आप, वो क्या करती है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। ठीक है, इसको इस ऐसे समझ सकते हैं आप। ठीक है, कहाँ काम करती है देखिए, तो 90% जो है वो कहाँ काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, दोनों को ही समझ लेते हैं। ठीक है, और 10% केवल पॉपुलेशन काम करती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे होता है जैसे कि आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में परमानेंट जॉब कर रहे हैं, वो भी ऑर्गेनाइज माना जाएगा। या जैसे कि मैं राज मल्होत्रा IAS का एक एम्प्लॉय हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में मोस्टली क्या होता है कि इसमें जो लाभ हैं, जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो मिलते ज़रूर हैं जब भी आप ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं। जैसे आपको जो है EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है वो मिलता है। ठीक है, इसमें जो है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी मिलती हैं, ग्रेच्युटी मिल जाती है एक तरीके से। और हालांकि जो है प्राइवेट सेक्टर्स में जो है गवर्नमेंट के मुकाबले जो सिक्योरिटी होती है जॉब की कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, स्किल्ड जो व्यक्ति होता है उसके पास काम की कमी नहीं होती है। दूसरा है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर। पहचान ये है इसकी, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मिनिमम 20 एम्प्लॉय जो है काम करते हों। ठीक है, 20 से जो है कम, जैसे कि आपके 15, 10 या 5 ही लोग काम करते हैं ऐसे बहुत सारे, जैसे कि कोई किसी की किराना की शॉप पे काम करता है। ठीक है, कोई कहीं पे जो है अनस्किल्ड लेबर वर्क करता है, खेती में काम करता है। ठीक है, या फैक्ट्री, ऐसी छोटी सी फैक्ट्री जहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, जैसे कि कोई आपका कबाड़ का काम करता है। तो ऐसे जो काम होते हैं सारे आपके, वो होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में माने जाते हैं। ये आपके मोस्टली जो होते हैं उनको हम कहते हैं अनस्किल्ड लेबर। ठीक है, तो इनके लिए क्या किया गया था, इनके लिए स्कीम चलाई गई थी अटल पेंशन योजना। क्या चलाई गई थी बेटा, अटल पेंशन स्कीम। ठीक है, तो इनके लिए क्या किया गया है, इनकी अगर हम बात करें तो इसमें अब तक का डाटा दिया गया है कि कितने लोग जो हैं इसमें एज ए बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी जो है वो इसमें जुड़े हैं। तो इसकी बात करें, 9 मई 2015 को ये जो है अटल पेंशन योजना वो चालू की गई थी। इसमें क्या था कि जितने भी अनस्किल्ड लेबर हैं सभी के जो अकाउंट हैं, या तो बैंक में उसने अपना अकाउंट ओपन किया हो, और उसके लिए क्योंकि बैंक की जो एक्सेस है वो जो आपके रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे क्या किया कि वहाँ पे जो अपना पोस्ट ऑफिस है,
पोस्ट ऑफिस की अगर हम बात करें, पोस्ट ऑफिस का जो निज़ाम है भारत में वो बहुत पुराना है और रिमोट से रिमोट एरियाज़ में भी आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस में जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके लिए शर्त ये रखी थी कि आयु जो है वो 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब सपोज दैट कोई व्यक्ति 40 वर्ष का है और उसने जो है अटल पेंशन योजना की जो स्कीम है उसका फ़ायदा उठाने के लिए उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो होगा क्या कि आंकड़ा ये लगाया जा रहा है कि वो 15 से, अगर हम इसमें जो है एक तरीके से 20 और ऐड कर दें, वो 40 साल का है तो ऐसे ही और ऐड कर दें तो 30 ऐड कर दें, माने सपोज दैट है, तो पहला जो लाभार्थी है वो 2035 में इसका लाभ लेने स्टार्ट कर देगा। तो पेंशन का जो एक तरीके से जो बेनिफिट है वो एक्सपेक्टेड है कि 2035 से वो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 60 वर्ष की आयु में वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसमें टोटल जो अभी तक जो है वो एनरोलमेंट की अगर हम बात करें वो देखा जाए तो आपका लगभग जो है इसमें 8,34,13,733 जो लोग हैं वो 31 अक्टूबर 2025 तक, एज ऑन 31 अक्टूबर 2025 तक जो है वो अभी तक एनरोल हो चुके हैं। ये डेटा गवर्नमेंट ने दिया है कि हमारे पास डेटा है। ठीक है, तो ये स्कीम आपकी अटल पेंशन जो स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई गई थी और ये बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि एक मुश्त पैसा अगर व्यक्ति को आफ्टर 60 ईयर्स यानी 60 वर्ष से ऊपर मिलने लगे तो उसे क्या है कि किसी के अपने बेटे अपने जो है या किसी अदर के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट नहीं होना पड़े, यानी आश्रित नहीं रहेगा वो किसी के। तो ये बहुत अच्छी स्कीम मानी जाती है। उसके बाद आता है आपका व्यापार सक्षमीकरण और विपणन, यानी टीम ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम, टीम स्कीम कहते हैं इसको। स्पेशली जो आपके एमएसएमई सेक्टर हैं, ठीक है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के जो क्षेत्र है उसके लिए ये स्कीम्स जो है वो चलाई गई है और स्पेशली जो है एमएसएमई को ये एम्पावर करने के लिए स्कीम जो है वो चलाई गई है। तो इसमें मेनली जो एमएसएमईज हैं उनको बढ़ाने के लिए जो है वो टोटल जो अगर आपका देखें आउटले वो कितना है, 277.35 करोड़ रुपए जो है 2024 से 27 तक जो है इसमें खर्च करने की बात आई है। वहीं अगर हम बात करें इसका ऑब्जेक्टिव, मैंने बताया कि एम्पावरिंग एमएसएमईज, ठीक है, और इसमें जो है ओएनडीसी के माध्यम से ये ऑब्जेक्टिव पूरा किया जाएगा। ये एक तरीके से गवर्नमेंट सपोर्टेड जो है स्कीम है। इसमें डिजिटल स्टोरफ्रंट और आपका इंटीग्रेटेड पेमेंट होगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट इसमें मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें इस स्कीम में मिलेगी। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो एमएसएमईज की अगर हम बात करें तो जो अपने एमएसएमईज के जो मंत्री हैं श्री शोभा करंदलाजे, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। इसमें जो है अब तक जो है अगर देखा जाए तो लगभग जो है 5 लाख एमएसईज जो है उनको अभी तक सहायता मिली है और इसमें जो है 50% जो टारगेटेड है, मतलब कि जो टारगेट है हमारा गोल है वो 5 लाख एमएसईज जो है आपको उनको जो है लाभान्वित करना है। और साथ ही जो है इसमें दूसरा टारगेट है कि 50% जो है जो वुमेन आउंड एमएसएमईज है उनको टारगेट करना है इस स्कीम्स में, टीम योजना में। तो ये आपको याद रखना है। अब आता है राष्ट्रीय मखाना बोर्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय मखाना बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। एग्जामिनेशंस में भी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, मेंस में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चंस ये हैं कि इसमें अगर जो गैप देखें हम, ठीक है, प्रोड्यूसर से लेकर जो आपका लास्ट रिटेलर है वहां तक बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिलता है। गैप यहाँ तक है कि ये मेनली अगर हम बात करें बिहार के 2-4 ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें मखाना का प्रोडक्शन किया जाता है। मखाना की अगर हम बात करें तो ये जब प्रोड्यूसर इस प्रोडक्ट को तैयार कर लेता है तो ऐसा बताया गया है कि 20 रुपये केजी से ज़्यादा होलसेल में बिकता ही नहीं है और जब ये लास्ट रिटेलर तक पहुँचता है तो इसकी जो कॉस्ट है वो 80 से लेकर जो है आपकी 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब तक जो है वो चली जाती है। तो इसको जो है सोल्व करने के लिए उसमें समस्या सबसे बड़ी क्या है कि इनके पास जो है प्रोडक्शन के बाद प्रोसेस का इनके पास कोई टेक्नोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं है, तो इसलिए जो ये गैप इन्हें देखना पड़ता है। तो डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जो है राष्ट्रीय कृषि भवन जो है हमारा न्यू दिल्ली में, उसमें इन्होंने जो है एक मीटिंग रखी और मीटिंग में जो है इन्होंने बताया इसमें जो है 3 जो है बिहार की यूनिवर्सिटीज, जिसमें आती है आपकी साबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, और वहीं अगर देखें आपका दूसरा है आपका जो है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर बिहार और आपका नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मखाना दरभंगा। इन तीनों को बैठ के एक मीटिंग हुई है। इन्होंने कहा है कि हम तीनों जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये क्या करेंगी, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वहाँ के फार्मर्स के लिए चलाएंगे। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में उन्हें सिखाया जाएगा कि कैसे जो है क्वालिटी जो सीड्स होते हैं उनका आप यूज़ कीजिए, ठीक है,
और उसमें ट्रेनिंग देकर इनको जो है नीड बेस्ड रिसर्च भी जो है इनको बताई जाएगी। और साथ ही सबसे बड़ा जो इनके सामने संकट है वो है मॉडर्न प्रोसेसिंग का, यानी आधुनिक जो प्रसंस्करण है वो ये नहीं कर पा रहे हैं, वो इनको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। तो ये एक इसकी रखी गई है जिससे डायरेक्ट जो है लाभान्वित हों वहाँ के जो किसान हैं, जो ओरिजिनल बेनिफिशियरीज होने चाहिए। तो इसमें आधुनिक प्रोसेस में इनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे बेटर पैकेजिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो बिहार का जो ये रीजन है, सबसे अगर देखा जाए एक हाई प्राइसिंग एक प्रोडक्ट है आपका, उसको ये जो है प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद भी ये पिछड़ा हुआ है बिहार में। तो कैसे जो है ये आगे बढ़ सकते हैं मखाना में। तो ये नेशनल मखाना बोर्ड की मीटिंग हुई थी, इसमें ये सारी बातें हुई हैं। नेक्स्ट आता है पीएम मित्रा। पीएम मित्रा आप जानते ही हैं, ये एक तरीके के टेक्सटाइल पार्क होते हैं, और ये इन पार्कों के लिए जो है अलग अलग जगह अगर देखा जाए तो इन पार्कों में 3 जो है बड़े ग्रीन फील्ड पार्क जो है वो एस्टेब्लिश करने की बात जो है इस स्कीम्स के थ्रू हुई है। ये जो परियोजना है आपकी, इसमें नियर अबाउट जो है आपका 5,567 करोड़ रुपए जो है वो फाइनलाइज्ड हुए हैं। अब इसमें क्या है कि कौन कौन से होंगे। सबसे पहले आएगा आपका पहला ग्रीनफील्ड टेक्सटाइल पार्क ओपन किया जाएगा नियर अबाउट 1000 एकड़ में लखनऊ उत्तर प्रदेश में। दूसरा 1000 एकड़ में ही जो है आपका कलबुर्गी कर्नाटक में, और तीसरा नवसारी गुजरात में जो 1142 एकड़ का आपका ये होगा। मेनली काम क्या है कि जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये 3 बड़े टेक्सटाइल जो पार्क हैं वो एस्टेब्लिश किए जाएंगे, और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो कंसल्टेंट हैं, उनकी जो है मीटिंग हुई है इसकी लेकर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और ये मीटिंग जो है अंडर द टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हुई है। टेक्सटाइल मिनिस्टर आप जानते हैं, मैंने बताया गिरिराज सिंह। ऐसे चीज़ें याद रखनी चाहिए, याद रहेंगी आपके। इसमें क्या है कि इसमें अब जो है ये जो पार्क जो एस्टेब्लिश किए जाएंगे, गवर्नमेंट इसमें खाली सपोर्ट करेगी, और ये बनाए जाएंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है आपकी सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिससे जो है देश में अगर देखा जाए ज़्यादातर हाईवेज जो है वो ट्रिपल P मॉडल से ही बन रहे हैं, वही मॉडल जो है इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ताकि जो है जल्दी से जल्दी जो है वो चीज़ें एनहेंस की जा सकें। इसमें जो है काम किस चीज़ पे होगा, जैसे कि डिज़ाइन और जो बिल्ड क्वालिटी, फाइनेंस, ऑपरेशन और ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें जो हैं इस मॉडल में की जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत में एक तरीके से जो आपके टेक्सटाइल सेक्टर है उसको बूस्ट करने का काम जो है वो ये पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क्स आपके करने वाले हैं। अगर इसमें देखा जाए, जब ये जो पीपी मॉडल है अगर इस पर काम किया जाएगा तो जो है इसमें जो है इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट जो है देखा जा रहा है वो लगभग 20,054 करोड़ प्लस जो है इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, और टोटल स्कीम्स का आउटले जो है वो आपका 4445 करोड़ जो है वो दिया गया है। और ये केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषणा की गई थी, जो अब जो है ये धीरे धीरे दिया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है जी रामजी बिल, यानी विकसित भारत जी रामजी एक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो आप जानते ही हैं कि एक भारत में एक जानी मानी स्कीम है जिसका नाम है एम नरेगा, यानी MNREGA। तो नरेगा जो है इसको मनरेगा भी बोल देते हैं शॉर्ट में। पहले ये जो है नरेगा हुआ करती थी, अब लेकिन बाद में इसको जो है महात्मा गांधी के नाम से जोड़ दिया गया, फिर मनरेगा हुई। ये मनरेगा क्या होती थी कि मनरेगा एक स्कीम थी जिसके द्वारा जो आपके रूरल एरियाज हैं वहाँ पे अनस्किल्ड जो लेबर होती थी उनके लिए 1 साल में जो है 100 डेज यानी 100 दिन का जो है गारंटीकृत रोजगार उनको दिया जाता था। रोजगार में जो डेली बेसिस पर उनको पेमेंट किया जाता था, यानी पूरे दिन की जो दिहाड़ी जिसको कहते हैं वो होती है, वो उनको पे की जाती थी। उसको रिमूव करके जो है उसकी जगह ये नई स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है, जिसका नाम है विकसित भारत जी रामजी बिल। इसमें बदलाव क्या हुआ है? बदलाव इसमें ये हुआ कि ये जो गारंटी है आपकी अनस्किल्ड लेबर्स की, उसकी बढ़ाकर इन्होंने 125 डेज कर दी है। और 125 डेज की ये गारंटी करने के बाद इसमें अब जो है खाली अनस्किल्ड लेबर नहीं रहेगी, स्किल्ड लेबर भी रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे रूरल एरियाज में जो इंफ्रा है, इंफ्रा का नेचर चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट है। जैसे पहले क्या था कि पहले अनस्किल्ड लेबर कहाँ काम करती थी, जैसे कच्ची सड़कें बन रही हैं उसमें मिट्टी डालनी है तो उसमें स्किल्ड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी सड़कें, निर्माण भवन, ये सारी चीज़ें जो बन रही हैं उसमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, तो स्किल्ड लेबर को भी जो है इसमें काम दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइवलीहुड जो एसेट है वो बढ़ रहे हैं, और उन पे काम करने के लिए दोनों टाइप्स की लेबर जो है ये होंगी। इससे होगा क्या कि जो ग्राम पंचायत का जो रोल है वो स्ट्रोंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्राम पंचायत जो है वो ऑटोनोमस बॉडी होती हैं, आप जानते ही होंगे। और ये क्या करेंगे, उसमें जो है इनसे इनकी भूमिका बढ़ेगी, और साथ ही टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफरेंसी इसमें यूज किया जाएगा। ये आपको इसमें ध्यान रखना है।
तो 125 100 दिन की जगह जो है ये 125 दिन आपका कर दिया गया है। बस ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब होता क्या है कि पहले इसका पूरा का पूरा जो पे था वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, यानी 100 डेज का जो पेमेंट है अनस्किल्ड लेबर के लिए वो पूरा का पूरा कौन करती थी? गवर्नमेंट, मतलब कि जो केंद्र सरकार थी वो करती थी। अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है। थोड़ा परिवर्तन ये किया कि जो अनस्किल्ड लेबर है उसमें क्या है कि रेशो अब डिवाइड होगा, प्रदेश का और जो है आपका किसका, स्टेट का, दोनों जो है इसमें डिवाइड होंगे। ठीक है, डिवाइड ये होंगे कि जो अनस्किल्ड लेबर है, ठीक है, अनस्किल्ड लेबर का जो डिवाइड होगा कुछ प्रदेश में, जो कुछ स्टेट्स में जो है वो 75:25 होगा, यानी 75 रेशो जो है वो 25 होगा। या इसमें ऐसा कर दिया कि जो अनस्किल्ड लेबर है वो 100 डेज काम करेगी और 25 डेज जो है स्किल्ड लेबर का जो है वो अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी, और 100 दिन का जो है वो पे कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी कुछ। और बाकी टोटल मिला के जो जनरल स्टेट फंडिंग है उसमें रेशो जो है फिक्स कर दिया है कि 60% केंद्र सरकार देगी और 40% अब इसमें राज्य सरकार को वहन करना होगा। तो ये इसमें परिवर्तन हुआ है आपका VB जी राम जी जो बिल है आपका, विकसित भारत जो है आपका ग्रामीण रोजगार ग्रामीण गारंटी योजना जो है ये है। मेनली ग्राम जो है आपके जो रूरल एरियाज हैं, जो गांव है, विलेजेस हैं, उनको एम्पावर करने के लिए लाया गया। अब शक्ति स्कॉलरशिप की हम बात करते हैं। मेनली शक्ति स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो ये यूथ रिसर्च फेलोशिप है एक टाइप से, ठीक है, और इसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW आप जानते ही हैं, उसने इसे चलाया है। फीमेल्स के लिए हैं, यानी जो है बालिकाओं के लिए हैं, उनके लिए शक्ति स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो इसमें जो एज होनी चाहिए फेलोशिप में वो 21 से लेकर 30, यानी 21 से 30 वर्ष जो है इसका आप समझ सकते हैं एज क्राइटेरिया है। और मिनिमम उसने जो है ग्रेजुएट, वो बच्ची जो है वो ग्रेजुएट हो, उसके लिए स्कॉलरशिप जो है वो दी जाएगी। ठीक है, किस लिए? ताकि वो रिसर्च कर सके, एक तरीके से रिसर्च ग्रांट है। और इसमें 6 महीने की स्टडी होगी और 1 लाख रुपए की जो है उसे राशि दी जाएगी। तो होगा क्या, इससे सेफ्टी एंड डिग्निटी बढ़ेगी, जेंडर बेस्ड जो वायलेंस है वो कम होंगे, लीगलाइज्ड एक्सेस टू जस्टिस, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की सारी चीजें जो है इससे बढ़ेंगी। बस ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका REPM योजना। ठीक है, तो REPM योजना की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से इंडिया इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम फॉर हाई वैल्यू मैग्नेट स्कीम है। ठीक है, और ये जो है एक तरीके से देखा जाए तो ये रेयर अर्थ जो मेटल्स होते हैं उनके लिए स्कीम है। इसमें अगर देखा जाए तो हमने बाइलेटरल जो कोऑपरेशन है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जाम्बिया, ये सारे बाइलेटरल कोऑपरेशन होते हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें क्या किया है कि 7,000+ करोड़ का जो है अप्रूव्ड जो है वो हमने यहाँ पे फंड अप्रूव्ड किया है। ये क्या करेगा कि जो हमारा डोमेस्टिक एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन है उसको बूस्ट करने का काम ये करेंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ताकि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी है वो कम की जाए और एक्सपोर्ट पर जो है हम ज़्यादा ध्यान दें। तो रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है वो हमें यहाँ पे करना है, क्योंकि हमारा जो है रेयर अर्थ जो है कहाँ से आता है? चाइना से आता है। तो चाइना पे डिपेंडेंसी हमारी ज़्यादा है, तो उसके हम कम करने के लिए हमने REPM स्कीम जो है वो चलाई है। ये एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट करेगा, जॉब क्रिएशन भी करेगा, और आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा नारा है कि हम जो है आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, स्लोगन है हमारा, तो वो पूरा होगा। और साथ ही जो हमने विकसित भारत @2047 यानी 2047 तक विकसित भारत बनना है, तो उसमें हमें सपोर्ट करेगा। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्कीम है आपकी PM युवा 3.0। तो PM युवा प्रधानमंत्री है युवा जो स्कीम है उसका आप जानते हैं, उसका ये 3rd वर्जन है, 3.0 है। अब इसमें जो है पहली बार अगर देखा जाए तो 43 जो है वो सेलेक्टेड प्रपोजल्स आए हैं, जिनमें से 22 भारतीय भाषाओं प्लस अंग्रेजी, ठीक है, सभी में जो है इसमें आए हैं। और ये जो है आपका PM युवा 3.0 है, 1 सेकेंड, इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है 6 आपके जो है 6 मंथ की जो है मेंटरशिप होगी, जिसमें आपके इमिनेंट स्कॉलर्स होंगे। ठीक है, इसमें प्रत्येक छात्र को जो है 50,000 रुपये प्रति माह जो है वो स्कॉलरशिप जो है दी जाएगी। और लाइफ टाइम की अगर हम बात करें 10% रॉयल्टी जो है वो जो बुक पब्लिश होगी उसके लिए दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि PM युवा 3.0 के अंडर जो है पहली पुस्तक का प्रकाशन जो है वो पब्लिश जो होगी वो 2026 में होगी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें जो यूथ राइटर्स हैं, यूथ ऑथर्स हैं, उनको प्रमोट करना है, क्योंकि आजकल देखें कि यूथ राइटर्स तो बन नहीं रहा है। अगर राइटर्स थोड़ा बहुत बन भी रहा है तो वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बन रहा है। वहाँ पे वो क्या करता है कि वहाँ पे वो जो है कास्ट को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर जो है
और ये सारी चीज़ें लेकर जो है अपने अपने जो है उसमें प्रवचन देता रहता है, और जो ओरिजिनल राइटिंग्स है या इनोवेशंस है उस पर ध्यान नहीं है यूथ का। अब पैसा जो है सरकार देखें खर्च तो कर रही है। अब देखते हैं कि यूथ कितना जगता है और कितना जो है वो फेसबुक और व्हाट्सएप की जो ज्ञान कुंजी है उससे बाहर निकल कर ओरिजिनल ज्ञान को एक्सेप्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें, वैसे पीएम युवा जो स्कीम है उस जो इसका अगर देखें लॉन्च की गई थी वो 2021 में लॉन्च की गई थी, वर्ष 2021 में लॉन्च की गई थी। इसमें होता क्या है कि एक तरीके से जो यंग राइटर्स हैं उनको जो है न्यू इंडिया की ग्लोबल इंडिया की ग्लोबल आइडेंटिटी बनाने के लिए यंग लेखकों को इसमें जो है पुरस्कृत किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि हमें जो है किसी न किसी तरीके से जो हमारे युवा लेखक हैं उनका जो है विकास भारतीय साहित्य विचार और वैश्विक स्तर पर बढ़ाना होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि फेसबुक पर जो है जो युवा लेखक हैं आजकल जो लिख रहे हैं उनको नहीं तो साहित्य से कोई लेना देना है, नहीं जो है उनके विचार जो हैं वो देश को लेकर हैं। उनके विचार बस यही है कि फला जाति से निकली, ये जाति जो है फला वर्ण की थी और ये जाति जो है फला उससे डिपेंड करती थी, और ये जाति जो है सर्वश्रेष्ठ हुआ करती थी। कभी जातीय सर्वश्रेष्ठता, ठीक है, तो वो जो है फेसबुक पर आजकल चल रही है। तो युवा लेखकों से जो है मेरी विनती भी है वो थोड़ा ध्यान दें, ऐसी स्कीम्स का फायदा उठाएं। उसके बाद आता है ऑटोमोबाइल के लिए पीएलआई स्कीम। ठीक है, तो ये पीएलआई स्कीम जो होती है मेनली ऑटोमोबाइल्स जो होता है उसे एडवांस ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी में बदलने के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए जो है ये स्कीम चलाई गई है। स्कीम की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो बजट एलोकेशन है वो नियर अबाउट 26,000 करोड़ का जो बजट है वो दिया गया है, और इसकी जो ड्यूरेशन रखी गई है वो 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उससे लेकर 2027-28 तक के फाइनेंशियल ईयर तक जो है ये रखा गया है। तो इसमें जो है अलग अलग जो है आपके एक तरीके से टाइम में ये जो है किस्तों के ईएमआईज के रूप में जो है वो दिया जाएगा, सॉरी। तो ये इसमें जो है हमें किसी तरीके से अपनी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करना है। इसमें अगर हम जो है कम्युलेटिव इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसने अट्रैक्ट जरूर किया है इंडिया में जो है इन्वेस्टमेंट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने इंडिया में जो अदर देश की जो हमारी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनको भी जो है एक तरीके से अट्रैक्ट किया है, जिसमें 35,657 करोड़ का जो है बजट अब तक जो है इन्वेस्टमेंट के रूप में, सॉरी बजट नहीं, इन्वेस्टमेंट जो है टोटल इतना अब तक जो है वो यहाँ पे काउंट किया गया है स्कीम्स के तहत। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की अगर हम बात करें तो इसमें 10 लाख प्लस हैं, और इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन की बात करें 2.38 लाख हैं, और लगभग 80,000 जो है अप्रोक्स आपकी जो है 4 व्हीलर्स है जिसमें इलेक्ट्रिक हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक बसें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस पर स्कीम्स ने काम किया है। वहीं अगर हम बात करें घरेलू ईवी निर्माण को ये जो है एक तरीके से प्रमोट करेगा, और ये टेक्नोलॉजी एडोप्शन को जो है एनकरेज करेगा। और जब हम ईवी पे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा ग्रीन एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो ग्रीन एनवायरनमेंट को भी ये पीएलआई स्कीम जो है वो सपोर्ट करेगी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, पीएलआई जो है वो स्कीम किसके लिए है, वो ऑटोमोबाइल्स के लिए है। मेनली क्या है, बूस्टिंग करना है इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है उसको हमें जो है बूस्ट करना है। अब आती है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जो है आपकी, इसकी अगर हम बात करें तो ये मेनली जो है हमारी जो फीमेल्स हैं उनके लिए है, महिलाओं के लिए है। उन महिलाओं के लिए है जो बच्चे को जन्म देती हैं, यानी इसकी अगर हम बात करें तो ये अब तक स्कीम जो है वो 9 ईयर्स जो है उसने कंप्लीट कर लिए हैं अपने। वर्ष 2017 में ये स्टार्ट हुई थी और अब 2026 तक, 1 जनवरी 2026 तक पूरे इसने 9 वर्ष अपने पूरे कर लिए हैं। ऑब्जेक्टिव आप जानते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। ये एक तरीके से जो मैटरनल हेल्थ होती है, माताओं की जो मैटरनल हेल्थ होती है और उनका जो न्यूट्रिशन होता है उसको थ्रू फाइनेंशियल असेसमेंट जो है वो बूस्ट करने के लिए, उनकी जो है ध्यान रखने के लिए, मैटरनल हेल्थ और उनका जो न्यूट्रिशन है उसके लिए जो है ये स्कीम लाई गई है। मैं आपको बता दूं, जब से ये स्कीम नहीं होती थी तो भारत में बहुत सारी माताओं की जो मृत्यु हो जाती थी वो खाली जो है प्रसव के दौरान, यानी बच्चे को जब जन्म देती हैं डिलीवरी के टाइम जो है वो हो जाती थी। उसके पीछे रीज़न यही होता था कि उनके पास जो है फाइनेंशियल सपोर्ट या उनके न्यूट्रिशन हेल्थ पर ध्यान नहीं रखा जाता था। और बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में गरीबी के कारण और न्यूट्रिशन की कमी के कारण जो है माताओं की डेथ हो जाती है। लेकिन जो है अगर हम बात करें 9 वर्ष कंप्लीट जो है हमारी इस स्कीम को हो गए हैं। स्कीम
अगर मैं जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम बताऊं, सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा किसी स्कीम ने पहुंचा है तो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना ने पहुंचा है। क्योंकि इससे क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ही जो है उन्हें क्या होता है कि स्कीम्स का फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो जाता है। उनकी न्यूट्रिशन हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, बच्चे का जब जन्म होता है तो उस टाइम तक जो है उनका ध्यान रखा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि किसी ना किसी तरीके से जो है मैटरनल हेल्थ और न्यूट्रिशन को जो है हमें वो ध्यान में रखना, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था। अब इसमें अगर हम बात करें स्कीम में, तो आप जानते हैं कि स्कीम जो है ये मेनली ध्यान रखना है आपको, स्कीम जो है चलाई गई थी किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी। इसमें क्या था कि इसमें बच्चा जब जन्म हो जाता था तो उसके बाद उनको जो है कैश जो है एक तरीके से बेनिफिट मिलता था, जिसमें फर्स्ट जो चाइल्ड था उस पर 5,000 रुपये, और अगर सेकंड चाइल्ड बेटी हो जाए तो 6,000 रुपये, और जब जो है प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन होता है कंसीव होने के बाद 3,000 रुपये तब मिलते थे, और बाद में प्रसव के बाद जो है वो आफ्टर डिलीवरी जो है वो 2,000 रुपये का एक तरीके से इसमें बेनिफिट मिलता था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके जो है बेनिफिट सारे एक तरीके से देखा जाए दिए गए हैं, और अब तक जो है इसमें टोटल एनरोलमेंट 4.5 करोड़ प्लस एनरोलमेंट जो है इसमें अब तक स्कीम चलने के बाद हो चुके हैं। वहीं इसकी अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन की, अब तक 19,000 करोड़ से ज़्यादा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने बजट से, अपने फंड से जो है वो अब तक जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है इतना, ठीक है, जिसमें स्वास्थ्य जांच, दवा और पोषण के लिए जो आवश्यक सामग्री है सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। खाली प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना पर अब तक 19,000 करोड़ रुपए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किए हैं, वो खर्च कर दिए। तो ये स्कीम थी आपकी PMMVY, आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके जो है नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स आप सोच सकते हैं क्या हो सकते हैं, मेंस एग्जामिनेशन में आपके काम आएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, ये ध्यान रखना है कि इसका जो स्लोगन है एम्पावर्ड मदर हेल्दी इंडिया, यानी सशक्त माता स्वस्थ माता, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका स्लोगन है। अब आते हैं आपके लिए क्या है कि MAS स्कीम, मार्केट एक्सेस असिस्टेंट स्कीम इसको कहा जाता है, मेनली एक्सपोर्टर्स के लिए। भारत में क्या है कि एक्सपोर्टर्स की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ावा देने के लिए, और एक्सपोर्ट को एक तरीके से इंक्लूसिव बनाने के लिए, इंक्लूसिव का मतलब समझ रहे हैं, समावेशित बनाने के लिए। क्योंकि भारत में देखा जाए कि अब से पहले अगर हम बात करें तो एक्सपोर्टर्स कुछ चुनिंदा लोग हैं, लेकिन एक्सपोर्टर्स भारत में अगर हम बात करें, ये स्कीम क्या करेगी कि गांव में रहने वाले, खेती करने वाले और जो है ना एक हाई क्वालिटी का प्रोडक्शन करने वाले व्यक्ति को भी एक्सपोर्टर बनाने का ये स्कीम जो है एक तरीके से दम रखती है, ठीक है। तो निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच सहायताएं देती है, यानी उनको मार्केट एक्सेस देने में जो है सहायता प्रदान करती है। इसके लिए जो है फाइनेंशियल ईयर्स वर्ष 2026 से लेकर और 31 तक जो है लगभग 4431 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरीके से इसमें जो है करने वाली है। भारतीय निर्यातकों की वैश्विक पहुंच, दृश्यता, स्पर्धात्मकता यानी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए ध्यान रखेंगे। तो इस पे मेनली कौन किसको फोकस रखा जाएगा, फोकस रखा जाएगा इसमें जैसे कि जो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर है, यानी पहली बार जो है वो एज एन एक्सपोर्टर काम कर रहा है, तो उसके लिए जो है ये स्कीम काम करेगी। दूसरा, MSME सेक्टर से जो भी प्रोडक्शन बनते हैं आपके, जैसे उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम है, उसमें अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जो है MSME का अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए काम होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट ये स्कीम करेगी। वहीं प्रायोरिटी सेक्टर्स जो है, प्राथमिक क्षेत्र जो है, प्राइमरी सेक्टर्स कहेंगे इनको, जो उनके लिए ये काम करेगी। प्राइमरी सेक्टर्स में कौन आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर। अब कहेंगे कि सर एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। आप ऐसा कोई प्रोडक्ट्स जो है वो देख सकते हैं कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो। अब मैं आपको बता दूं कि दिल्ली NCR के आसपास के जो किसान हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के जो किसान हैं, वो क्या कर रहे हैं कि अभी जो कॉर्न होता है आपका, ठीक है, तो कॉर्न को जो है वो प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी जो है जानते हैं, और उसको प्रोसेस करके जो है वो क्या करते हैं कि US से, कनाडा वगैरह में जो है, क्योंकि कॉर्न की वहाँ पे डिमांड होती है, तो प्रोसेस्ड करके उसको और भी अदर कंट्रीज़ हैं उनमें जो है वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। किसानों की मैं बात कर रहा हूँ। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो आपके क्या हो सकते हैं, एक्सपोर्ट हो सकते हैं, तो ये भी प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। उसके बाद हथकरघा, जैसे कि हमारे यहाँ हैंडलूम्स हैं, लेदर हैं, टॉयज़ हैं और अन्य अदर जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को जो है वो बूस्ट करने के लिए क्या करेगी, ये स्कीम कहीं ना कहीं फ़ायदा देगी। और इसमें जो है अगर देखा जाए, जो आपका एक तरीके से करंट फाइनेंशियल ईयर एलोकेशन है, इसमें 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और 330 करोड़ रुपए बकाया जो है जल्दी जारी किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। की फीचर्स क्या है कि ये मेनली इंप्रूव करेगी ग्लोबल रीच ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स, फोकस ऑन प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग डाइवर्सिफिकेशन और बेनिफिट मोर एक्सपोर्टर्स,
एड्रेस लॉन्ग टर्म चैलेंजेस, नोट रिएक्शन टू टैरिफ्स, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये थी आपकी MAS योजना, मार्केट एक्सेस असिस्टेंट स्कीम है जो एक्सपोर्टर्स के लिए स्पेशली बनाई गई है। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। हम इसका जो स्कीम का अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो जो है 25,060 करोड़ रुपए जो है वो निर्यात प्रोत्साहन जो है प्रमोशन इसमें दिया गया है एक तरीके से। ओके, तो चलिए अब ये स्कीम करेगी क्या। एक तो हमारा जो है वो ग्लोबल रीच बढ़ाएगी, ग्रेटर विजिबिलिटी होगी और ग्रेटर कॉम्पिटिटिवनेस जो है हमें देखने को इस स्कीम के अकॉर्डिंग मिलेगी। सो गाइज आज जो है ये लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, बाकी जो स्कीम्स हैं उनको हम जो है कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप वीडियोज़ को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने एस्पिरेंट हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, वो जो हैं हम इसमें सब ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो एस्पिरेंट हैं उनके पास जो है एक्सेस मिल जाए करंट अफेयर्स का। तो आज के लिए इतना ही, आज अब मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।